स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। ये जो वीडियो हमारा क्लास 11th की हिस्ट्री का है और ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर है हमारा 5th चैप्टर है यायावर साम्राज्य, इसका पार्ट 1 है। और आपको बता दूं कि सारे चैप्टर ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, केवल और केवल पांचवा चैप्टर जो था वो हमने नहीं बनाया था। इसके अलावा इसके पांचवे से पहले और पांचवे के बाद के सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यायावर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे एक शब्द आता है यायावर। इस शब्द का मतलब क्या है, यानी कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा यायावर का। तो यायावर हम एक ऐसे समुदाय से रिलेट करके देखते हैं यायावर को, जो एक घुमक्कड़ समुदाय हो। यानी कि ऐसा समुदाय जो घुमक्कड़ हो या फिर घूमने फिरने वाला व्यक्ति, वो यायावर के तहत आ सकता है। ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं, आपने हमारे भारत में सुना होगा बंजारा। जो बंजारे होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा खाना बदोश। तो ये वही चीज होती है। ठीक है। अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो यायावर होते हैं ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर मतलब अपनी जिंदगी में ये परमानेंट एक जगह पे स्थायी रूप से बसते नहीं है, रहते नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तंबू में रहते हैं। ये लोग टेंट बना लेते हैं, तंबू बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। और मौसम में मौसम के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे ज्यादा ठंड है तो वो फिर उस ठंड वाले इलाके को छोड़ के गर्म इलाके में चले जाएंगे। अपने जानवरों को भी साथ में रखते हैं ताकि उनको चरागाह, जहाँ पे जानवरों को चराने की जगह मिल जाए, वहां पे बसते हैं। तो ये होता है। इस अध्याय में हम मध्य एशिया के मंगोलों के बारे में जानेंगे। मंगोलों ने क्या किया था कि जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो स्थापना हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी, ये चंगेज खान के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, ये याद रखनी है चीजें आपको। और इसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। यानी कि जो ये साम्राज्य था इनका, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला था। इसीलिए कई जगह पे आपको यूरेशिया भी लिखा मिलेगा, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैल गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य आप इसको कह सकते हो, मंगोल साम्राज्य का। मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन प्रणाली को बनाया था। इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मंगोलिया एक देश है। ठीक है। यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह के कबीले रहते थे। और कबीले ऐसे भी थे जिनको आप जाहिल कह सकते हो एक तरह से। बहुत ही बेकार तरह की सोच वाले कबीले थे ये। और ये अलग अलग कबीले थे, आपस में कई बार इनकी लड़ाई भी हो जाती थी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो चंगेज खान जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या हुआ था कि इसके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो अल्पायु में हो गई थी। यानी कि उस टाइम पे ये आई थिंक 9 साल का था। जब ये चंगेज खान 9 साल का था, उसी टाइम पे इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और हत्या हो गई थी। बल्कि कैसे हुई थी, एक दूसरे कबीले के व्यक्ति ने चंगेज खान के पिता को इनवाइट किया अपने यहाँ पे खाने पे, और उस खाने में जहर मिला के दे दिया। ऐसी कहानियां इनके बारे में कि जहर मिला के दे दिया और इन्होंने खाया उस खाने को और ये मर गए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का जाहिल कबीला हो सकता है वो, जो इस तरीके से करे। और चंगेज खान जो था ये एक बहुत ही क्रूर, आप इसे कह सकते हो निर्दयी क्रूर शासक। इसने बहुत हत्याएं करी थी, अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था। ठीक है। तो इसने जब इसकी माँ ने, चंगेज खान की माँ ने इनको ये समझाया था कि ये जो कबीले हैं हमारे देश के, ये आपस में लड़ते हैं और इन कबीलों में एकता नहीं है। इन कबीलों में अगर एकता स्थापित हो जाए, क्योंकि जीवन जो होता था इनका कबीलों में बहुत ही भयानक जिंदगी जीते थे ये, कभी भी मौत हो सकती थी, कभी किसी का हमला हो जाए। तो ऐसे में उनकी माँ ने इन्हें ये बताया था कि हमें क्या करना है, इनमें एकता स्थापित करनी है। तो चंगेज खान ने छोटी उम्र से ही ये सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर ये जो कबीले आपस में लड़ते हैं इनके बीच में एकता स्थापित करनी है। ऐसा ही इसने किया। इसने क्या किया, बाद में सभी कबीलों, छोटे छोटे कबीलों को खत्म किया और एक बड़ा केंद्रीय नेतृत्व बनाया और सारे कबीलों को एक किया। और इसी तरह से उसकी जो सेना थी वो बड़ी होती गई। शासन प्रणाली भी उसने बनाई जो कि पहले के मुकाबले बेहतर थी। स्टेपी जो घास के मैदान है यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग, यहाँ पे इनका वहां के इलाकों को इन्होंने जीता। अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए जीते गए क्षेत्रों में शासन नहीं चला सकते थे ये। अगर ये अपनी स्टेपी जो इनकी परंपरा थी, उस कबीलों वाली परंपरा, उससे अगर वो शासन चलाते तो नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो नए नए क्षेत्रों को जीत रहे थे, वहां पे भाई व्यवस्था अलग थी। जो मान लो इन्होंने 5 नए क्षेत्र जीत लिए, मैंने आपके सामने 5 नए क्षेत्र बना दिए। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, इनकी परंपराएं अलग हो सकती है, इनका रहन सहन अलग हो सकता है, इनका खान पान अलग हो सकता है, इनका तौर तरीका अलग हो सकता है, इनकी रीति रिवाज संस्कृति अलग हो सकती है। तो सब कुछ अलग था।
तो ये अपने अकॉर्डिंग अगर चलाना चाहते तो पॉसिबल नहीं था कि सभी को वो अपने तरह से चला लें, ठीक है, नहीं चला सकते थे। तो इस तरह इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ा, तरह तरह की अर्थव्यवस्था को इन्होंने देखा, अलग अलग धर्मों को का सामना करना पड़ा क्योंकि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। ऐसा कहा जाता था कि ये शुरू में ये जो चंगेज खान वाला जो है, ये कबीले जो होते थे शुरू में बौद्ध धर्म के थे, लेकिन बाद में तुर्कों के साथ जब इनके संबंध हुए तो उसके बाद ये इन्होंने इस्लाम कबूल लिया। तो ये कुछ मान्यताएं हैं इनके बारे में, आप अगर किसी राइटर की इतिहास की बुक पढ़ोगे तो आपको ये सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंगोल जो थे वो अलग अलग कबीलों में आपस में लड़ते थे। चंगेज खान ने क्या करा, इनकी ये लड़ाई खत्म करी, इनको हरा दिया और इन सबको एक साथ मिला दिया, यानी अपने नेतृत्व में ले लिया। चंगेज खान के केवल इन्हीं चंगेज खान ने केवल इनको संगठित नहीं किया और ना ही वो इनको केवल संगठित करना चाहता था। एक चीज आप यहाँ पे समझिए, उसका उद्देश्य केवल इनको आपस में लड़ाई खत्म करवाना या फिर आपस में एक करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य जो था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। जैसे कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, इसी तरीके से चंगेज खान भी विश्व विजेता बनना चाहते थे। और इन्होंने चंगेज खान ने क्या किया, ये विभिन्न समुदायों को एक करके इन्होंने कई सारे ऐसे देशों पर हमला करा और उन पे आक्रमण करके उनको जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि कुल मिलाकर इनका उद्देश्य क्या था कि आपस की लड़ाई खत्म करो, आपस में एक हो जाओ, एक विशाल सेना बनाते हैं, मिलकर दूसरों पे आक्रमण करते हैं और उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में स्थापित करते हैं। इस तरीके से हमारा साम्राज्य जो है उसका विस्तार हो जाएगा, हमारा साम्राज्य जो है वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा ये चाहते थे। चंगेज खान का मानना था कि वो जो है वो दुनिया में शासन करने के लिए आया है, यानी कि चंगेज खान ये मानता था कि ईश्वर ने उसे इस दुनिया में भेजा है तो दुनिया में शासन करने के लिए भेजा है। उसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। एक समय ऐसा भी आया जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई। तो चंगेज खान की जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, क्या वो टूट गया उसका साम्राज्य या क्या हुआ, इसको आगे देखेंगे। तो चंगेज खान का जो सपना था, ठीक है, वो दुनिया को जीतने का था, जिससे उसके उत्तराधिकारी द्वारा भी आगे बढ़ाया गया। यानी जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई, वो नहीं रहा, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसके उस सपने को पूरा करने की ठान ली। उन्होंने भी अपने साम्राज्य को वैसे ही बढ़ाया जैसे कि चंगेज खान अपने समय में बढ़ा रहा था। चंगेज खान के जो पोते थे, उसका नाम था एक का मोनके। मोनके ने तो फ्रांस का जो शासक था लुई, उसको भी धमकी दे दी थी, उसने उससे भी धमका दिया था कि भाई, जो उसने ये कहा था कि जिस तरीके से दुनिया में शासन है वो हमारा है, ठीक है, क्योंकि ये मंगोल जो थे बहुत बड़ा शासन कर रहे थे। और उसने कहा कि भाई हमसे उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हारे फ्रांस को भी अपने साम्राज्य में इस तरीके से स्थापित कर लेंगे कि याद रखोगे बिल्कुल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको धमकी दी। और दूसरा जो पोता था उनका, जिसका नाम था बाटू, उसने केवल धमकी नहीं दी बल्कि उसने तो रूस की भूमि जो थी मॉस्को, उसको भी रौंद डाला, ठीक है। और पोलैंड में भी चले गए, वहां पे भी हमला कर दिया, हंगरी पे भी चले गए, वहां पे भी हमला कर लिया, उसको जीत लिया और उसको अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया, यानी मिला लिया। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि इनका साम्राज्य पहले इतना छोटा था, फिर चंगेज खान ने उसको और बड़ा करा, और क्षेत्र है और बड़ा करा। उसके बाद चंगेज खान की मृत्यु हो गई, फिर उसके जो उसके बेटे पोते जो भी उत्तराधिकारी बने वो भी उसको बढ़ाते गए। तो इस तरीके से इनका साम्राज्य जो था धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, और यहाँ तक कि चाइना और अलग देश के लोग भी मान चुके थे कि भाई ये जो मंगोल हैं यही है दुनिया में सब कुछ। आगे देखिए, मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझना क्या है आपको यहाँ पे कि जो मंगोल थे उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि आखिर थी कैसे। मंगोल जो थे वो अलग अलग समुदायों का एक निकाय था, यानी कि कई सारे समुदायों को मिलाकर बनाया हुआ था, ठीक है। मंगोल में मतलब कहने का मतलब है मंगोल में बहुत सारे अलग अलग जनजाति या ट्राइब्स या फिर समूह रहते थे। जैसे ततार, ततार क्या है, ये भी एक वहाँ की जनजाति है। खितान उनकी वहाँ की जनजाति है। मंचू वहाँ की जनजाति है। और कुछ तुर्की कबीले जोड़ लिए थे, वो भी उनमें शामिल थे। तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग तरह के समुदाय को मिलाकर ये बना हुआ था। कुछ मंगोल जो थे वो पशुओं को पालते थे, यानी पशुपालक थे। तो कुछ मंगोल ऐसे थे जो शिकार करते थे, शिकारी थे। पशुपालक जो थे वहां पे वो घोड़े पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरियों को पालते थे, ऊंट को पालते थे, इस तरीके से। और अपने इन्हीं जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, मौसम के अकॉर्डिंग कोई आपदा आने में।
ऐसी जगह जाते थे जहाँ उनको चरागाह मिल जाए, वहाँ पे तंबू गाड़ के रह लेते थे कुछ समय के लिए, और उनके जानवरों को वहाँ पे चरने के लिए चारा वगैरह मिल जाता था। तो ऐसी इनकी जिंदगी थी। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो मंगोलिया है, अगर आप मंगोलिया देश को देखोगे मैप के अंदर तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए मैंने मैप तो यहाँ पे लिया नहीं है, पर मैं आपके सामने एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ। आप ये देखिए, जैसे मान लो ये भारत है, अपना देश भारत है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप देखोगे अगर नक्शे में, भारत के नक्शे में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे चीन। और चीन के आप जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा मंगोलिया। लेकिन ये जो मंगोलिया था, इसका शासन जो था कुछ इस तरीके से हो गया था। यानी ये जो मैं पूरा बताऊं, इधर यूरोप की तरफ आऊं, एशिया की तरफ आऊं, हर जगह इसका शासन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे चाइना का कुछ हिस्सा चला गया था। भारत, वैसे भारत के यहाँ पे इनका शासन इतना नहीं आ पाया था, पर इसके ऊपर की तरफ देखोगे आप तो आपको शासन मंगोलियों का दिखेगा। मैप में आप देख लेना एक बार। तो अगर मंगोलियों की बात करें तो ऊपर उत्तर की तरफ आप देखोगे साइबेरिया वन वगैरह आपको दिखेंगे, तो वहाँ पे कुछ नदियाँ वगैरह थी। और पश्चिम की तरफ आओगे तो अल्ताई पहाड़ और बर्फ वाली नदियाँ थी। दक्षिण की तरफ आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको गोबी, जो सूखा है, मरुस्थल है, आपको वो दिखेगा। तो इस तरीके से ये ना कुछ उनकी मतलब भौगोलिक स्थिति थी। तो ये आपको मैप में देख लेना, आप बुक में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शिकारी जो लोग थे वो उत्तर में साइबेरिया वन में रहा करते थे, शिकारी लोग, क्योंकि वहां पे वन में जानवर मिल जाते थे, ये उनका शिकार कर लेते थे, इनको खाने पीने के लिए वो चीजें मिल जाती थी, उनकी खाल निकाल कर बेच देते थे, कुछ इस तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे। और ये जो थे शिकारी लोग, मतलब ये पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। जो पशुपालक होते थे यानी जो जानवर को पालते थे, वो फिर भी थोड़ी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन शिकारी लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान समझ रहे हो आप, यानी कि गर्मी जो है वो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठंड जो है वो भी काफी, मतलब जो न्यूनतम और मैक्सिमम और मिनिमम जो तापमान है उसमें डिफरेंस जो था काफी ज्यादा था। अब आगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो तापमान था इसकी वजह से क्या होता था। देखो यहाँ पे ना सर्दियों का जो मौसम था मंगोलिया में वो लंबे समय तक रहता था, यानी सर्दी जो है काफी लंबे समय तक रहती थी। लेकिन जो गर्मी जो थी उसका गर्मी बहुत ही अल्पकालीन थी, यानी काफी कम समय के लिए रहती थी। तो ऐसे में क्या था, यहाँ पे ना कृषि कर पाना संभव नहीं था, मतलब बहुत अच्छे से कृषि नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी खेती की जाती थी, लेकिन काफी कम समय, अल्पकालीन कृषि आप कह लो या फिर अल्प समय की कृषि कह लो, यहाँ पे खेती होती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी, ठीक है। और इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर निर्भर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। और कृषि और यहाँ पे उद्योग वगैरह भी कोई इतने नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि नगर भी नहीं उभर पाए, ठीक है। और मंगोल जो थे उनकी जिंदगी आप जानते हो कैसे रहते थे, ये खाना बदोश थे और यायावार थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो इसलिए घर भी ये परमानेंट ईंट पत्थर वाले नहीं बनाते थे, ये कैसे रहते थे, टेम्परेरी घर यानी तंबुओं को बनाकर उसमें रहते थे। और जैसे मान लो शीतकालीन समय है, बहुत तगड़ी वाली ठंड पड़ रही है, ऐसे में इनके जानवर मर सकते हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है, तो ये शीतकालीन समय में क्या करते थे, अपने पशुओं को लेकर ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पे गर्मी हो, यानी कि जो थोड़े गर्म क्षेत्र हो वहां पे जाते थे, और फिर वहां तंबू गाड़ते थे, वहां रहते थे जहाँ पे इनको पशुओं को चारा मिल जाए, ऐसी जगह पे रहने लग जाते थे। तो ऐसे काम ये लोग करते थे। अब बात करते हैं कबीलों समुदायों के बीच में संघर्ष। आर्थिक संसाधनों की काफी यहाँ पे क्या थी, आर्थिक संसाधनों की काफी कमी थी, क्योंकि आपको पता है कि ये नीचे दक्षिण है, वहां पे गोबी है यानी कि मरुस्थलीय एरिया है, कृषि वहां पे ज्यादा हो नहीं पाती है, मौसम या तो बहुत ज्यादा ठंडा है और गर्मी है तो काफी कम समय के लिए, वहां पे कई तरह की समस्या थी। तो आर्थिक संसाधनों के मामले में देखी तो इसमें बहुत कमी थी। समाज जो था, समाज कई सारे कबीलों में बटा हुआ था, ये मैं आपको शुरू में भी बता रहा था, समाज कई सारे कबीलों में बटा था। इन्हीं कबीलों को एक करके चंगेज खान ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कभी कभी क्या हो जाता था, ये जो कबीले थे, इन कबीलों में कुछ कबीले ऐसे होते थे जो धनी होते थे, यानी कि जिनके पास काफी पैसा हो, ठीक है, या फिर जिनके पास काफी पशु हो। जिसके पास सबसे ज्यादा पशु होंगे, सबसे ज्यादा चारण भूमि होगी, वही अमीर माने जाएंगे। तो ऐसे कबीले थे जिनके पास बहुत ज्यादा पशु होते थे, चारण की जगह होती थी, तो वो धनी माने जाते थे। और जो धनी होते हैं, हमेशा देखना दुनिया के किसी भी देश में जो पैसे वाले होते हैं, जो समुदाय होता है उसका राजनीति पे हमेशा दबदबा रहता है।
आपने अभी चैप्टर नंबर 6 अगर पढ़ा हो तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और किसी भी आप इतिहास में किसी भी बुक में कहीं पे भी उठा के देख लो, जो धनी होते हैं राजनीति में उनका दबदबा होता ही होता है। प्राकृतिक आपदा आ जाए, मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आपदा आ गई, बाढ़ भूकंप या कुछ भी आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया मान लो, या बहुत ज्यादा ठंड हो गई प्राकृतिक आपदा में, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पे, या शिकार जो इन्होंने कर रखा वो खत्म हो जाए, तो ठीक है, या फिर चरागाह इनके सूख जाते थे, तो ऐसी स्थिति में इनको एक जगह से दूसरी जगह भटकने पर मजबूर होना पड़ता था। तो जब ऐसे में कबीलों में क्या हो जाता था, ऐसे में कबीलों में संघर्ष हो जाता था। मान लो कि कोई कबीला यहाँ पे सुख से रह रहा है, दूसरे कबीला जो है उस आपदा का शिकार हो गया, तो वो अपने जानवरों को और अपनी जान बचाने के लिए जाएगा, और वो मान लो इस कबीले के पास आता है, तो इन दोनों कबीलों के बीच में टकराव हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता था कि एक कबीला दूसरे कबीले के जो पशुधन होते थे उसको लूट लेते थे, एक दूसरे की हत्या भी कर देते थे। तो इसीलिए मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये जो कबीले वाली जिंदगी थी इनकी ऐसी ही थी। ये समूह अपनी रक्षा के लिए ताकतवर समूहों से संधि और मित्रता करते थे। तो फिर ऐसे में क्या होता था कि इनको इन पे खतरा मंडराता रहता था, तो ऐसे में ये जो ताकतवर समूह होते थे उससे दोस्ती कर लेते थे, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो ताकतवर समूह जो है हमारी रक्षा करे। पर ये जो दोस्ती होती थी ये भी बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं होती थी, अल्पकालीन ही समझिए आप इसे। तो चंगेज खान ने क्या करा, मंगोल और तुर्की कबीलों को एक कर दिया, यानी आपस में इनको मिला लिया, इनके बीच में लड़ाई वड़ाई जो थी वो कम करने के लिए। चंगेज खान की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो काफी मजबूत थी। इससे पहले चंगेज खान से पहले भी कई शासक आए हैं, ऐसा नहीं है कि चंगेज खान ही बहुत महान था, इससे पहले भी शासक थे, लेकिन वो जो इनके कबीलों में जो लड़ाई होती थी ना उसको खत्म नहीं कर पाते थे, वो लड़ाई चलती रहती थी, और जब तक लड़ाई आपस में होती रहेगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तो चंगेज खान ने यही किया, चंगेज खान ने इन कबीलों की लड़ाई को खत्म करके इनको अपने अंडर लिया और अपनी सेना को मजबूत बनाया। और जब तक उसकी मृत्यु हो गई, मान लो चंगेज खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी जो व्यवस्था चंगेज खान ने बनाई थी वो व्यवस्था उसके बाद भी लागू थी। उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी उसी व्यवस्था को आगे भी लागू रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं छोड़ा। जैसे चंगेज खान ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, ऐसे ही आगे उसके उत्तराधिकारियों ने भी अपना साम्राज्य जो था वो बढ़ाया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो था वो खत्म हो गया है। आई होप आपको जितना पढ़ा है मैंने बेसिक वो समझ में आया होगा। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें हम चंगेज खान की बिल्कुल जानकारी लेंगे, बचपन में क्या था, कैसे आगे बढ़ा, कैसे मतलब उसके पिता की हत्या हुई, ये सारी डिटेल करते करते पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। और पार्ट 3 जब आएगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर कर दें वीडियो को और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जितनी ज्यादा लाइक कमेंट होगी उतने ही जल्दी हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लाके इसे खत्म कर देंगे, ठीक है।